अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री तन्नीरू हरीश राव ने विधानसभा में वार्षिक बजट पेश किया। मंत्री प्रशांत रेड्डी ने भी परिषद में परिचय दिया। मंत्री हरीश राव ने जब विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया तो उन्होंने 2,90,396 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया। राजस्व व्यय 2,11,685 करोड़ तथा निवेश व्यय 37,525 करोड़ है। अधिकांश धन शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। मंत्री हरीश राव ने बजट भाषण की शुरुआत यह कहते हुए की है कि तेलंगाना जो कार्यप्रणाली अपना रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उसी कार्यप्रणाली को अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना का वार्षिक बजट 2,90,396 करोड़ रुपयों का तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना एक प्रगतिशील राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। सरकार के निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए भारी धनराशि आवंटित की है। चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार ने विशेष विकास कोष में वृद्धि की है। पिछले साल 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार 10,348 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा एससी विशेष कोष के लिए 36,750 करोड़ और दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आदिवासी कल्याण विशेष प्रगति निधि के लिए 15,223 करोड़, बीसी कल्याण के लिए 6,229 करोड़ रुपए, शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,093 करोड़ रुपए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए 12,161 करोड़ रुपए, आरोग्यश्री लाभार्थियों के लिए 1,463 करोड़, उद्योग विभाग के लिए 4,037 करोड़, सड़कों और भवनों के लिए 5,000 करोड़, एनआरके के लिए योजना के लिए 200 करोड़, सहायता पेंशन के लिए 12,000 करोड़, महिला और बाल कल्याण के लिए 2,131 करोड़ और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरीश राव ने कहा जिनके पास खुद की जमीन है और घर बना चुके हैं उन्हें सरकार 3 लाख की आर्थिक मदद देगी। उन्होंने कहा है कि मंत्री हरीश राव ने अब तक बजट में आवंटन किया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि पर डबल बेडरूम का मकान बनाने के लिए 3 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। बजट भाषण की समाप्ति के बाद विधानसभा स्थगित कर दी गई। मंगलवार को विधानसभा की छुट्टी होने के कारण बुधवार को सुबह 10 बजे विधानसभा की बैठकें फिर से शुरू होंगी। इससे पहले मंत्री हरीश राव और प्रशांत रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से उनके कक्ष में मुलाकात की। इस मौके पर बजट की प्रतियां विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई। मंत्रियों ने परिषद के अध्यक्ष गुप्ता सुखेंदर को बजट की प्रतियां भी सौंपी। एक और जहां राज्य तेजी से विकास कर रहा है, वहीं मंत्री हरीश राव ने रोष जताते हुए कहा केंद्र सरकार कदम कदम पर अड़ंगा लगा रही है। संघवाद की भावना के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और निर्णय राज्यों के अधिकारों का हनन कर दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान कहा गया है कि तेलंगाना सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए FRBM के तहत गैर बजटीय ऋण जुटाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए हमारी वित्तीय क्षमता के अनुसार ऋण सीमा को बजट में 53,970 करोड़ के रूप में सम्मिलित कर सदन में स्वीकृत किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक तरफा तरीके से 15,033 करोड़ की कटौती कर इस सीमा को घटाकर 38,937 करोड़ रुपए कर दिया है। मंत्री हरीश राव को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया गया कि यह फैसला पूरी तरह अप्रासंगिक है। बीआरएस एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने मांग की है कि अदानी के खिलाफ कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की जांच की जाए और निष्पक्ष जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। उन्होंने चिंता जताई कि देश में संकट की स्थिति है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री की इस घोषणा की आलोचना की कि अगर अदानी कंपनियों के शेयर मूल्य गिराते हैं तो भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री हरीश राव ने पुराने शहर वासियों को खुशखबरी दी है। वर्षों से लंबित MGBS फलकनुमा के बीच मेट्रो रेल निर्माण के लिए सरकार ने बजट में राशि आवंटित की है। सरकार ने हैदराबाद मेट्रो के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए 500 करोड़ और शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव रखा गया है।
कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा, केसीआर सरकार चुनावी बजट लेकर आई है। मुख्यमंत्री केसीआर की भ्रमपूर्ण होने और तेलंगाना की उपेक्षा करने की आलोचना की है। उन्होंने डबल बेडरूम हाउस के लिए राशि का आवंटन नहीं होने पर सीएम को जिम्मेदार ठहराया। जीवन रेड्डी ने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि बजट में किसान कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं है। केसीआर ने किसानों से वोट मांगने का अधिकार खो दिया। जनजाति सदस्य गायब होने पर उन्होंने रोष व्यक्त किया। उन्होंने बजट में बंजर भूमि का जिक्र न होने के लिए केसीआर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केसीआर पर खाड़ी के श्रमिकों के कल्याण का आश्वासन देकर अपने वादों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जीवन रेड्डी ने कहा, बीआरएस सरकार ने महिला कल्याण की उपेक्षा की है। वाईएसआरटीपी चीफ शर्मिला ने कहा, सीएम केसीआर तेलंगाना छोड़कर महाराष्ट्र से पानी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में निर्दयी मुख्यमंत्री को जय तेलंगाना का जय घोष करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा, सीएम श्री राम सागर के पानी को अपनी जागीर समझकर पड़ोसी राज्य को पानी मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। शर्मिला का कहना है कि गोदावरी के पानी को लेकर महाराष्ट्र के साथ पहले से ही कई विवाद हैं। महाराष्ट्र पर बिना अनुमति के कई परियोजनाओं के निर्माण का आरोप लगाया गया है। उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि केसीआर राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि तेलंगाना का खजाना पहले ही लूटा जा चुका है और अब यहाँ देश का खजाना लूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर केसीआर को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वे चारमीनार और हैदराबाद बेच देंगे। जस्टिस उज्जवल भुइया ने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के लिए 16 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। विधिक सहायता रक्षा परिषद प्रणाली सर्वप्रथम न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया द्वारा प्रस्तावित की गई, लेकिन कई सालों तक इस प्रस्ताव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जस्टिस ललित के नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस पर ध्यान दिया गया है। I think no district from Telangana was selected in the initial phase, but one district from Andhra Pradesh was selected, and it was found that the system was working well. So therefore, modalities were laid down, and this Legal Aid Defence Council system took shape in that meeting presided over by Justice U.U. Lalit. In fact, I had the good fortune of interacting with Justice U.U. Lalit on last Saturday, when he had come to attend one seminar in Nalsar, organized jointly by Nalsar and Truth Lab, regarding effective utilization of forensic science in pursuit of rule of law, inclusive justice, and public trust. So there I informed him that in Telangana we have started this, and in 16 districts the system is in place for launching this Legal Aid Defence Council system, which we have launched today. So I am of the view that this system will help the needy, the distressed, in having access to justice. In that seminar, various speakers spoke that about 80% of the prison population are under trials. I would not guess, I would not make an hazard, because I don't have the statistics with me, but I can say for sure that majority of the prisoners lodged in Indian prisons are under trials. It is they who need legal aid. Most of them are from the marginalized sections of the society, where for them having access to justice or coming to the court, not to speak of the High Court, is a daunting task. The very thought of coming to the court itself sometimes will unnerve, most of the time unnerve them. So this is where we have a structured system in place, where there will be a chief defense counsel supported by a deputy defense counsel, and then there will be an assistant defense counsel. So the district legal services authority led by the secretary will collate the data. They will make periodical visits to the jail, concerned jail, and those whose bail applications required to be moved, those whose appeals are required to be filed, their cases will be taken up, and this will be taken up by the district
तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लेकर झंडी दिखा दी है। डिवीजन बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के पहले के फैसले को बरकरार रखा गया है। हालांकि उस समय राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपे जाने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पिछले 3 महीनों में मामले ने कई मोड़ लिए। एसीबी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कुल 6 अदालतों ने इस मामले की जांच की। सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया कि एसआईटी जांच से ही मामले में सभी तथ्य सामने आएंगे। उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि एसआईटी जांच राज्य सरकार के दायरे में की जा रही है। अदालत के ध्यान में यह बात लाई गई है कि सीबीआई से होने वाली जांच पारदर्शी होगी। आखिरकार कोर्ट ने विधायक खरीद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसे सीबीआई को नहीं देने की याचिका को सरकार ने खारिज कर दिया। अडानी घोटाले की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एबिट्स एसबीआई कार्यालय के सामने धरना दिया। एआईसीसी के आह्वान पर आंदोलन किया गया। खैरताबाद जिला डीसीपी अध्यक्ष रोहिणी रेड्डी के नेतृत्व में एसबीआई मुख्यालय के सामने एबिट्स की गन फाउंड्री के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अडानी घोटाले की जांच की मांग की है। कांग्रेस के नेता अनिल कुमार यादव ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने अडानी को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के नारेबाजी लगाए। जेएसी नेता राजी रेड्डी ने कहा, आरटीसी कर्मचारियों के लिए 2 वेतन संशोधन किए जाने थे, लेकिन उनमें से एक को भी लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि आरटीसी के कर्मचारी गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अशांति का सामना कर रहे हैं। वेतन पुनरीक्षण के लिए उपचुनाव संहिता से छूट देने के लिए पूर्व में लेटर लिख चुकी सरकार की शिकायत है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी सरकार इसमें 70 दिन की देरी कर रही है। राजी रेड्डी ने यह भी मांग की है कि आरटीसी कल्याण समितियों को समाप्त करे और संघों को मान्यता समिति के चुनाव तुरंत कराने की अनुमति दे। उन्होंने सीसीएस के कारण पैसा जारी करने और पीएफ और एसआरबीएस बकाया के तत्काल भुगतान की मांग की। उन्होंने सरकार से श्रमिकों के काम के बोझ को कम करने और उत्पीड़न को रोकने के लिए कहा। उन्होंने इन मुद्दों को तुरंत हल करने और मांग दिवस बैच पहनकर राज्य भर के सभी डिपो और इकाइयों में ड्यूटी करने का आह्वान किया। घर में पीने के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए वाटर बोर्ड योजना बना रहा है। जलापूर्ति के दौरान कर्मी सीधे घरों में पहुंचकर सैंपल लेकर मौके पर ही जांच करेंगे। इसके लिए वाटर बोर्ड 90 लाख रुपयों की लागत से विशेष मोबाइल लैब तैयार करेगा। एसएसके समाज रहीमपुरा हैदराबाद तेलंगाना राज्य के तत्वावधान में सहस्त्रार्जुन महाराज गोल्डन टेम्पल भूमि पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अल्दूर तालुका एसएसके समाज भूमि संगठन एसएसके समाज रहीमपुरा हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष नागरी लक्ष्मी नारायण महासचिव कटीघर शंकर राव कोषाध्यक्ष शिवरतन बीआरएस पार्टी वरिष्ठ नेता एच कुमार बारादी अशोक यशवंत राव रतन जवार शाह चौहान प्रकाश श्रीगिरी बालराम सुरेश सुरती साई जनार्दन राजकुमार चौहान रमेश एसके वेंकटेश व सभी एसएसके समाज समिति के सदस्य उपस्थित थे। समिति की ओर से मुख्य अतिथियों का सम्मान एवं स्वागत किया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के डिजाइन में अहम बदलाव किए जा रहे हैं। मेट्रो के पहले चरण के स्टेशनों के निर्माण के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। रायदुर्गम शमशाबाद एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर मेट्रो में बदलाव किया जा रहा है। इसे 26 मिनट से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा लगता है कि बहुत सीमित स्टेशन होंगे। जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग विभाग में कुछ फाइलें गायब है। क्या आपने जानबूझकर इसे डिलीट किया या गलती से छूट गया? यह विचारणीय हो गया है। चूंकि फाइलें उपलब्ध नहीं है, संगठन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा अनुरोध विवरण प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। कुछ अदालती मामलों की जानकारी नहीं होने के कारण भी अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।